from Team Formulator is here with your new lecture. आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. आज का लेक्चर कोर्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में कोर्स स्ट्रक्चर. बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि कोर्स स्ट्रक्चर पहले से दे रखा है, लेकिन देखिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में सारी चीज़ें जो है सारे जो भी फैकल्टीज़ के बच्चे हैं सबको सेम ही पढ़नी है. थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है. ठीक है, तो जब कोर्स स्ट्रक्चर इससे पहले वाली बात की गई थी तो उसमें कोर्स स्ट्रक्चर बताया गया था मैकेनिकल और सिविल का. ठीक है, और आज जो कोर्स स्ट्रक्चर बताया जा रहा है ट्रिपल ई, पीसीई और सीएससी, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जो डील करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक जो केमिस्ट्री का पोर्शन, उससे आपको, मेरा मतलब है कि उसी से आपको ये करवाना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है. ठीक है, फोकस किन सब्जेक्ट पे रखना और किन सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रखना है. पहले तो आप देखिए कि टोटल आपको कितने मॉड्यूल्स पढ़ने हैं. तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है वो 7 है. अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि केमिस्ट्री इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का ये फीचर है कि इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा है. 3 क्रेडिट इसके पास है. जब यहाँ पे 3 क्रेडिट ये सब्जेक्ट अकेले रखता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अगर इसमें थोड़ा अच्छा स्कोर करते हो तो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपको क्या होता है कि उस पर आराम से आपका मार्किंग बढ़ता घटता रहता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए कोर्स स्ट्रक्चर जो है, पहला जो मॉड्यूल है, टोटल आपको 7 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं. पहला मॉड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने सबको लाइन अप करके लिख दिया है. अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि हर एक मॉड्यूल में आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको छोड़ सकते हो. मतलब अगर आपका ये डायरेक्शन है कि नहीं आपको अच्छा स्कोर करना है, या फिर आपका ये सोच है कि नहीं कम से कम इतना तो हो कर जाऊँ, तो उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स को बिल्कुल पढ़ के जाना है और आप कौन सा मॉड्यूल जो है आप उसको स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती. ठीक है, तो पहला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, आपका मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से डील करता है. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब ये क्या है? ठीक है, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये आपका हेडिंग सिर्फ है. ठीक है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. आप शुरुआत करोगे रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल से लेकर के आपकी शुरुआत होगी, और ये शुरुआत जाएगी कहाँ? ये लास्ट में आपका कम्प्लेक्स कंपाउंड तक ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर जाएगा. तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चीज़ें क्या क्या पढ़नी है? तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं. सबसे पहले आपको ये जानना है कि एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे, जब पढ़ोगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मॉलिक्यूल, जो ये जो एटम्स हैं जो मिलकर के बना हुआ था. एटम क्या से मिलकर के बना हुआ होता है? एटम्स मिलकर के बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये स्ट्रक्चर है किसी भी एटम्स का. जैसे आप देखते हो कोई भी घर होता है तो वो क्या से बना हुआ होता है? वो ईंटों से मिलकर के बना होता है. ईंटें दीवार बनाती हैं, दीवार चार दीवारी बनाती है, फिर छत होता है, फिर उससे एक घर का निर्माण होता है. ठीक उसी प्रकार एटम्स कहाँ से बनते हैं? एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं. ठीक है, और एटम से मिलकर के ही सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड बनते हैं. उसके बाद ये पूरे केमिकल जो आप केमिस्ट्री आप देख रहे हो, जो आप ह्यूमन बींग्स को देख रहे हो, बड़ा से बड़ा कंपाउंड देख रहे हो, जैसे बायोमॉलिक्यूल देख रहे हो, प्रोटीन देख रहे हो, तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग इसी एटम से होता है. ठीक है, स्टार्टिंग यही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं, जब फोर्सेज लगते हैं, तो ये एटम जो है वो बनता है. उस एटम के बनने के बाद आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बनने के बाद आपका कंपाउंड बनता है. तो यहाँ पे जब आप एटम्स के बारे में पढ़ोगे, एटम्स को पढ़ने के बाद आप ये देखोगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एटम के लिए डिफरेंट जैसे कोई भी नई चीज़ आती है तो वो कैसे बनी हुई होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, इस सब चीज़ों को लेकर के कई हाइपोथेसिस दिया जाता है. ठीक है, कई हाइपोथेसिस दिया जाता है. अब देखो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ज़रूरी नहीं है कि वो साबित किया गया हो. ठीक है, कई बार हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज़ ऐसे बनी हुई होगी तो उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे. लेकिन किसी चीज़ को अगर आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दोगे तो वो हाइपोथेसिस रहेगी, उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रहता है. तो इस एटम को समझने के लिए, इसकी संरचना को समझने के लिए, कैसे ये स्टेबल है, तो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी सारे मॉडल्स दिए गए. जैसे कौन कौन से मॉडल्स दिए गए? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. उसके बाद किन्होंने दिया? उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया. किन्होंने दिया? रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया. ठीक है,
तो इन सारे साइंटिस्ट ने अपना एटम अपने एटम्स का एटम मॉडल दिया कि ऐसे एटम बना हुआ होता होगा, ऐसे न्यूक्लियस होता होगा। आपके फिर आपका मॉडल के बाद आपको ये चीज समझना पड़ेगा इस चैप्टर में कि मॉडल जब हो गया एटम के, तो कैसे एटम एक दूसरे से जुड़ता है, ठीक है, कैसे वो मॉलिक्यूल बनाता है, कैसे वो कौन कौन सी बॉन्डिंग आती है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर जब आप एटम के बारे में इस मॉड्यूल में पढ़ोगे तो आपको ये भी पढ़ना होगा कि एटम जब बन जाता है तो कौन कौन सा कितना रेडियस होता है एटम का, स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्यों अगर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है कि ये अगर न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, ऐसा क्या है कि उसको ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको होल्ड करके रख रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एटम्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ना है। इस एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए। तो ये जो मॉड्यूल नंबर 1 है, आई एम मार्किंग इट इज स्टार बाय अ स्टार मार्क। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस। ये चैप्टर से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके सब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है क्वेश्चन आने का और बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। और जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो इसका पार्ट सेकेंड है, वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप चीज़ों को सिंपल से भी समझो क्योंकि इट इज़ अ कोर स्ट्रक्चर ओनली, आपको इसके बारे में आगे चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स मतलब ही क्या होता है? कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो, जो सिंपल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी वैसे कंपाउंड होते हैं जैसे सिंपल नहीं, जैसे NaCl क्या है, सिंपल कंपाउंड, एक सिंपल आयनिक कंपाउंड है जिसको नमक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड भी दिखेगा, इसमें आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये है। तब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप पढ़ोगे तो इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग पढ़ना है कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम करो। सिंपल सी प्रक्रिया देखो, जब भी आप कोई बच्चा भी अगर पैदा होता है तो सबसे पहले आप उसका क्या करते हो, उसका नामकरण करते हो, ठीक है, कि उसको क्या नाम से बुलाया जाए। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज वेरी न्यू थिंग। जब इस चीज़ को केमिस्ट्री में लाया गया तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई कि इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनका नामांकन कैसे करेंगे, इसको नेम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग पहली बात तो हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को डील करना है ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंट्रल मेटल का आएगा। उसके बाद आपको जो चीज़ पढ़नी है नेमिंग और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद, इसके बाद आपको आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा ऑप्शन, एक छोटा सा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस है उसकी। बस आपको ये 4 मुख्यतः हेडिंग है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये सारे चारों चीज पढ़ना है। और एक कम से कम 2 क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। सो दिस मॉड्यूल नंबर 1 इज ऑल अबाउट दिस, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। ये जो मॉड्यूल है, जो चैप्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि इससे कम से कम यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस अराउंड लाइक दिस। 10 क्वेश्चन के 10 नंबर जो है आपका 10 से 11 नंबर इस मॉड्यूल के लिए आ सकता है और आता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि नहीं ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 1 इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट। अब आइए मॉड्यूल नंबर 2 को। मॉड्यूल नंबर 2 से भी देखिए हर मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कोई ऐसा मॉड्यूल है जिससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हर मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है। लेकिन कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आपने पिछले भी बार 11th-12th में इसको पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो मॉड्यूल कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा। तो इसको समझना, इसको पढ़ना फिर से थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 जो है ये इंटायरली आप लोगों के लिए नया है। आप लोगों के लिए क्या कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सबके लिए टॉपिक जो काफी नया है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आपको पढ़ना क्या क्या, पहले आप ये समझो। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़ने से पहले आप स्पेक्ट्रम वर्ड जो है उसको समझो। स्पेक्ट्रम वर्ड क्या होता है? जब भी कोई लाइट, जब कोई भी लाइट है, अगर वो
स्प्लिट कर दी, ठीक है। व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट क्या करेगी, अगर उसको प्रिज्म में डालो तो 7 तरह के लाइट में वो टूट जाएगी, ठीक है, 7 तरह के लाइट में वो टूट जाती है। तो ये जो लाइट में वो टूट रही है, ठीक है, ये 7 कलर के जो बैंड्स में ये जो टूट रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हम यही चीज पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कैसे किसी भी कंपाउंड को हम पढ़ें ऑन द बेसिस ऑफ उसके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे इस चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, कैसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बैंडविड्थ है। तो ये सारा जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर ये इसी सब टॉपिक से डील करेगा, ठीक है। ये चैप्टर अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, अगर इफ यू वांट टू, स्किप करना नहीं है बिल्कुल। अगर आप चाह रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया चैप्टर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि हाँ बाद में देख सकते हो कि चलो ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉड्यूल नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जहां भी प्रॉब्लम है उसको देखो समझो। और प्लीज अगर आपको प्रॉब्लम है तो जब भी आप देख रहे हो इस कोर्स देखोगे या जब आप सब्सक्राइब करोगे कोर्स से, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको लेट गो मत करने देना, उससे क्वेश्चंस आएंगे तो पूछना। ये मॉड्यूल नंबर 2 है, इससे भी एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आएंगे। पर ये जो मॉड्यूल नंबर 1 है ये काफी सिंपल मॉड्यूल है, इसको पढ़ करके आराम से 10 से 12 नंबर स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3, मॉडल नंबर 3 है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। अब ये क्या बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूल शब्दों को समझने का, शब्दों के अर्थों को अर्थ को समझने का जो ये जो तरीका है या फिर ये जो कला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप शब्दों के अर्थ को समझ रहे हो तो आप ये समझो कि आधी लड़ाई तो वहीं पे जीत ली आपने। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, वो कौन कौन से फोर्स से वो मॉलिक्यूलर जुड़े रहेंगे, उनके विद इन कौन कौन से फोर्स है। जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, इंटर कॉलेज दो कॉलेजेस के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी बात की जा रही है। अब कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं इसके बारे में पढ़ना है इसमें। जैसे आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, वंडरवॉल फोर्स के बारे में पढ़ना है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके जब आप फॉर्मुलेटर का ऐप डाउनलोड करोगे उसके अंदर जो आपका कोर्स है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद थोड़े नए हैं, तो उनके लिए कोर्स स्ट्रक्चर मैंने जानबूझ करके लाया है, क्योंकि वो भी इस चीज़ को समझे कि इनको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है उसमें आपको बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड, या फिर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपको चैप्टर मॉडल नंबर 1 में ही पढ़ना है, तो यहाँ पे आप उसको नहीं पढ़ोगे। तो ये चैप्टर उससे डील करेगा। इसका सेकंड पार्ट जो है प्रॉपर्टी गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, कैसे कैसे गैसेस होते हैं, दो टाइप के गैस पाए जाते हैं। अब बोलोगे कौन से दो टाइप, तो सिंपल है, इसका एक रियल गैस है और एक आइडियल गैस है, ठीक है। तो दो टाइप के गैस पाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब गैस की प्रॉपर्टी मतलब क्या है, गैस की प्रॉपर्टी मतलब वो कौन कौन सी उसमें विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हर जो गैस है उसके कुछ रूल्स होते हैं। देखो जैसे इंसान है, अगर आप कहीं रह रहे हो तो एक रूल से आपको रहना है। आप अगर स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पे एक डेकोरम मेंटेन करना होता है, एक रूल्स होते हैं। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ एक रूल होता है, ठीक है। तो गैस भी जो होता है ना, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं गैसेस की जो वो फॉलो करता है। जैसे अब इसमें कौन कौन सा एक तो वंडरवॉल इक्वेशन आता है, इसमें वंडरवॉल इक्वेशन आता है आपका, गेल-लुसैक लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। फिर वेरियस टाइप का आपका वंडरवॉल इक्वेशन है, गैसेस, बॉयल्स लॉ है। इन सारे लॉस आपको पढ़ना है। आपको इम्पोर्टेंट सबसे चीज इसमें क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वेरी चैप्टर। पार्ट 2 का अगर आप देखोगे तो आइडियल गैस के इक्वेशन को आपको समझना है। इसमें उसमें कुछ आपके कांस्टेंट यूज किए जाते हैं, उसको आपको समझना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस है। ये इस पूरे चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ों को देखना है, समझना है और
जो भी टॉपिक्स आए आपको इससे रिलेटेड वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 3 अगेन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने इसको पहले भी थोड़ा फोर्सेस के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में आप पढ़ रखा होगा 11th-12th में, तो आपके लिए थोड़ा आसान ये टॉपिक रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं हमेशा बोल रही हूँ कि हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो मॉडल नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6 या 7। लेकिन मेरा काम ये रहेगा आप लोगों के लिए कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि कौन सा मॉड्यूल आप पढ़ोगे तो उसको टाइम में भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आपके जो मार्क्स है ज़्यादा अच्छा बढ़ सकता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा क्रेडिट रखता है। तो आपको इस चैप्टर, अगर इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट को इससे आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आया मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 इज वाटर केमिस्ट्री, कोरोजन, एंथैल्पी, एंट्रोपी। जो मॉड्यूल नंबर 4 है ये आपका जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा आप थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो इसको। अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, देखिए जहाँ पे जो केमिस्ट्री आपका थर्म से मतलब हीट से रिलेट से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखती है, ठीक है, उसको आप थर्मोकेमिस्ट्री कहोगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री विच डील विद द हीट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपका क्या आएगा, इंथैल्पी, इंट्रोपी, आपके डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस है वो आ जाएंगे, जैसे आइसोथर्मल रिएक्शन, आइसोबारिक रिएक्शन, आपका फिर एडियाबेटिक रिएक्शंस। इस पूरे के पूरे जो चैप्टर है इसमें आपको एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आपका आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मॉड्यूल नंबर 4 में डील करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर केमिस्ट्री, जहाँ से एक न्यूमेरिकल हमेशा बनता है या फिर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर से। तो वाटर केमिस्ट्री जो है वहाँ पे आपको पढ़ना है कि वाटर जो है वो हार्ड क्यों होता है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर ये जो टर्म है आप सबने सुना होगा और कई बार सुना होगा मेरे ख्याल से घर पर या फिर गांव में, कि ये पानी हार्ड है। अब ये पानी हार्ड या सॉफ्ट कैसे होता है, कैसे होता है, जहाँ पे पानी बहुत जगह जो ऐसा होता है ना कि पानी में कुछ डिजॉल्व सॉल्यूट पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के सॉल्ट हो गए, आपके क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो वाटर का जो कैरेक्टर है वो हार्ड हो जाता है। आप कभी कभी देखते होगे जो पानी आप किसी टम्बलर या फिर किसी भी वेसल में रखते होगे तो उसमें वाइट टाइप का लेयर हो जाता होगा, या फिर जो कलर है वो आपका यूटेंसिल का या फिर टम्बलर का वो चेंज हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये पानी है ना ये नॉर्मल पानी नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व है, ठीक है। तो वाटर केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ना है, वाटर को कैसे, अगर हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा, इंडस्ट्री में क्या यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वाटर केमिस्ट्री में पढ़ना है। थर्ड है कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, तो सिंपल सी बात है, कोरोजन आप क्या देखते हो, जहाँ पे भी आप देखोगे लोहे की लोहा जो है, ठीक है, तो लोहे में आप देखोगे एक पूरा का पूरा लेयर हो जाता है, ठीक है, क्लियर रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर है वो आ जाता है। क्यों? जब वो जो लोहा है, जब वो आयरन है, जब वो वाटर या एयर से, मॉइस्चर या एयर से कांटेक्ट में आती है एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या हो जाती है, उसका एक लेयर कोरोड हो जाता है। यही कोरोजन के बारे में आप ना कि कोरोजन कैसे होता है, कैसे आप इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल जो सबसे सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आती है घर पे जो आप ट्राई करते हो कोरोजन के लिए आप पेंटिंग करना शुरू कर देते हो, ठीक है। आप पेंट जब करते हो किसी चीज़ को तो वो क्या होता है, जब आप मान लो ये आपका एक आयरन है, ठीक है, ये अगर आयरन है आपका तो इसमें आपने पेंट कर दिया, ठीक है। जब इसमें आपने पेंट चढ़ा दिया एक लेयर, जो अब एयर है या मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर का, क्या वो इसके साथ इसके लिंक में आ रहा है, मतलब इसके कांटेक्ट में आ रहा है, नहीं कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या हो गया, ये जब कांटेक्ट कट गया तब वो कोरोड भी नहीं होगा, उसमें कोरोजन भी नहीं होगा। तो एक टेक्निक ये है, जिंक प्लेटिंग एक टेक्निक है, उसको किसी और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से आप उसको कनेक्ट कर दो, तब पर भी आप सकते हो, उसको कोरोजन से बचा सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक हैं जहाँ पे आपको इस टॉपिक्स को पढ़ना है अच्छे से। ये अगेन मॉड्यूल आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मॉड्यूल। आपके न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, आपको समझना है कि हाँ कैसे कैसे कहाँ, जहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है ना, उसमें एक चीज़ बहुत सही हो जाती है कि आपका जो मार्क्स है ना
वो कंफर्म होता है कि नहीं ये मार्क्स तो आ रहा है। अगर आपने कहीं गलती भी कर दी है, कहीं पे कैलकुलेशन एरर है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको मार्क्स मिल जाता है स्टेप का, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे या ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल्स आर देयर, थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत बल्क में है, और ये चैप्टर आपका पहले से कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का वाटर केमिस्ट्री अगर छोड़ दीजिए तो आपका इंथैल्पी, एंट्रोपी, आपको आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपको आपने पढ़ रखा है पहले वाले क्लासेस में भी। तो ये इजी है आपका चैप्टर। मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 5 की जो बात है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से डील करता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये चैप्टर अपने आप का जो नाम है यही जस्टिफाई करता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है ना कि अपने एक सर्टेन नंबर पे या एक सर्टेन टाइम पे वो अपने आप को क्या करती है, वो अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी वही है। जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जब पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स आर देयर। तो इस पीरियड्स और ग्रुप में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर एक ग्रुप और हर एक पीरियड के लिए स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होगा, इस पीरियड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये अपने आप को सर्टेन टाइम पे रिपीट करते जाती हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका रेडियस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस और बॉन्ड बनाने की क्षमता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक टॉपिक आपको और भी पढ़ना है कि कैसे पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ शुरू से, कैसे डोबेनियर ट्रेड्स आए, न्यूलैंड आया, न्यूलैंड के बाद मैंडलीव आया, और मैंडलीव के बाद क्या आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो ये सारी चीज़ें आपका मॉड्यूल नंबर 5 से डील करता है। मॉड्यूल नंबर 5 इज अगेन इज वेरी इजी चैप्टर। आपको इसके बारे में इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, कुछ कुछ आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस, आपका उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मॉड्यूल नंबर 6 की तरफ आ जाइए। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है। आपका जो मॉड्यूल नंबर 6 और 7 है ना बच्चों, वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है। क्या करता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है। इन दोनों चैप्टर्स में आपको पहले चैप्टर्स में तो आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है आपको। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको ये पढ़ना है कि कैसे एक ही कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में भी अपने आप को एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको आइसोमर्स कहेंगे। तो इसमें आपको आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है। आइसोमर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। तो इस चैप्टर में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और मॉड्यूल नंबर जो 7 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट मतलब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि पहले वाले चैप्टर में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो पढ़ा, आइसोमर्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। E1 E2 इसमें भी है, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। आपको कार्बोकटायंस, कार्बोनायंस के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है, एपॉक्साइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 7 और जो 6 है, 6 और 7 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है। आपका यहाँ पे जो ये चैप्टर है ये कहीं ना कहीं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है, और बाकी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल नंबर 7, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर के 7 तक सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है। हर एक मॉड्यूल का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, अपना एक मार्क्स कंटेनिंग ये है कि कितना मार्क्स वो कंटेन करता है। तो ये सारे मॉड्यूल्स में आपको ये आज समझा दिया कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा कोर्स इनरोल्ड है। वहाँ पे आपको जो चीज़ समझ, अगर आप कोर्स बाय कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और जिसको भी इस कोर्स स्ट्रक्चर के बाद भी अगर प्रॉब्लम है कि हाँ कुछ चीज़ें छूट गई हैं या कुछ चीज़ें ज़्यादा पढ़ा दी गई हैं, अगर ज़्यादा पढ़ा दी गई हैं तो प्लीज़ जस्ट लीव इट, उसको छोड़ दीजिए, आप मत पढ़िए ना उसको। अगर कम पढ़ा दी गई हैं तो प्लीज़ आप बताइए कि वहाँ पे क्या छूटा गया है। अगर जो चीज़ें छूट गई हैं उसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से डाल देने की। ये आपका पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर हो गया 3 स्ट्रीम के लिए, EEE, ECE और CSE के लिए, ठीक है। 3 जो स्ट्रीम के बच्चे हैं उसके लिए आपका सेमेस्टर 1 में
जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है, ये पूरा का पूरा इसका कोर्स स्ट्रक्चर है। आई होप आपको अब इस कोर्स स्ट्रक्चर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो इससे ज़्यादा के लिए आप प्लीज़ आप जाकर के प्ले स्टोर में जाकर फॉर्मुलेटर का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड, स्टे फिट। थैंक यू।